नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हाई कोर्ट के जज ने मुस्लिम इलाके को बताया मिनी पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, मांगा जवाब। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बड़ा बयान का बीजेपी देश के लोगों के जज्बात के साथ करती है खिलवाड़। एमबीए में सीएम चेहरे पर कांग्रेस के नेता ने किया दावा तो संजय राउत का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक नीतीश राणे का विवादित बयान का 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, फिर हिंदू दिखाएगा अपनी ताकत। कांग्रेस में अनदेखी से कुमारी शैलजा खफा, सीएम फेज पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। दिल्ली में बिजली कीमतों में बढ़ोतरी, पारदर्शी का बड़ा दावा, कहा 4 महीने तक रहूंगी सीएम। पेजर वॉकी टॉकी विस्फोटों में हिजबुल्लाह के 879 सदस्यों की मौत, सीक्रेट दस्तावेजों से हुआ खुलासा। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने कहा कि हमारा ध्यान न्यायिक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित हुआ है। हमने एजी और एसडी से सलाह मांगी है। हमने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कोर्ट के और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्री शानंद के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इनमें वे विवाद पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें वे एक बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल्य इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में वे महिला वकील पर असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जज की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकटमणि से कहा कि हम कुछ बुनियादी दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया के इस युग में हम पर कड़ी नजर रखी जाती है और हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हैकर्स का खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। खबर आ रही है कि हैकर्स ने सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया है। हैकर्स ने इस यूट्यूब चैनल को हैक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जगह रिपल लिख दिया है। साथ ही इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के वीडियोस की जगह क्रिप्टो के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पर हैकर्स का ये हमला इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कई बड़े मामलों की सुनवाई से जुड़े दस्तावेज होते हैं। ऐसे में अगर हैकर्स ने यूट्यूब की तरह ही दूसरी ऐसी की साइट पर भी अटैक किया है तो उन दस्तावेजों को भी लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इसकी संभावना भी ना के बराबर है, लेकिन हैकर्स के बढ़ते दायरे को देखते हुए समय रहते सतर्कता बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर हैकर्स ने कहां से हमला किया है इसकी जांच हो रही है। अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कई जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये हैकर्स ने हमला कहां से बैठकर किया है। इससे पहले 2018 में भी हैकर्स ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया था। इस दौरान भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि आखिर हैकर्स ने कहां से बैठकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को हैक किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव 10 साल के बाद हो रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने कहा है कि मुझे लगता है कि बीजेपी को शेख परिवार का आभार होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला ने अपना एजेंडा यहाँ लागू किया। यहाँ तक कि मुफ्ती महबूब मुफ्ती परिवार और पीडीपी का सवाल है। पीएम मोदी को याद होगा कि वो यहाँ रुके थे। सरकार बनाने के लिए हमारे पास 2-3 महीने का समय है। उन्होंने कहा है कि हम जो भी शर्त रखेंगे वो हमारे साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और हमने 370 से छेड़छाड़ नहीं करने, पाकिस्तान से बात करने, हुर्रियत से बात करने ऐसी शर्तें रखी। खासकर शेख खानदान का, शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इल्हाक मुल्क के साथ हुआ।
उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे, उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे। वहीं ओडिशा के भरतपुर थाने में सेना के एक अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट मामले में नई जानकारी सामने आई है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज और एक अन्य अधिकारी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया था। ओडिशा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाने के 5 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। लड़के लोग थे जिन्होंने बोला कि लड़की है प्लीज जाने दो, ये सब मत करो। फिर ये सब कहा सुनी में जहाँ हमको टाइम मिला हम लोग वापस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी लॉक करके फिर फटाफट वहाँ से निकलने लगे घर की तरफ। घर से और थोड़ा ही आगे भरतपुर पुलिस स्टेशन है, तो गुरवंश ने बोला जब हम बाहर हैं और हमारे पास एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था तो हमने बोला हम कंप्लेंट करते हुए फिर घर वापस जाएंगे। भरतपुर पुलिस स्टेशन हम पहुंचे और जब हम अंदर घुसे उसके स्टेशन के तो पूरा पुलिस स्टेशन खाली था, बस रिसेप्शन पे एक लेडी बैठे हुए थे अपने नाइटी में, यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज कौन है, उन्होंने बोला वही है। फिर मैंने उनको एक FIR लिखने के लिए बोला, उनको मैंने एक्सप्लेन किया पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ। उन्होंने कोई मुझे ध्यान नहीं दिया और फिर मुझे उनको फिर से रिपीट करना पड़ा कि ये ऐसा ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो जाके मेडिकल करवा के लेके आओ। मैं बोला हम मेडिकल खुद से हमें कहीं कुछ नहीं कराना है, हम वापस घर जाएंगे, हमें आप बस FIR लिखिए, देन हम वहाँ से चलते बनेंगे। उन्होंने फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया और बोला जाके आप लोग चुप करके बैठ जाओ, हमारा पेट्रोल व्हीकल वापस आएगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स आएंगे, आप वहीं बात करें। तिरुपति प्रसाद विवाद पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया दी है। राशिद अल्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी सरकार हो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली रही है। बीजेपी को ना बीफ से दिलचस्पी हो ना धर्म से दिलचस्पी है। बीजेपी के लोगों के देश के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर बीफ की चर्बी ऐसी पवित्र जगह पर मिलाकर लड्डू बनाए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई भी सरकार हो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली रही है और आज तो भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार दोनों एक साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। ये एक बड़ा सबूत है कि बीजेपी की सरकार के अंदर भारत सरकार बीजेपी की है, वहां की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। इसके बावजूद अगर बीफ की चर्बी ऐसे पवित्र जगह पर मिला के लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, आप तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई हक नहीं पहुंचता है प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को सरकार में रहने का। तिरुपति आस्था का एक बड़ी जगह है, अगर वहां पे इस तरीके का हो रहा है, ये तो इससे बड़ा और कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सलवादियों से हिंसा छोड़ने और हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 55 पीड़ितों को अपने आवाज से संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा।
कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप भी आइए, आपका स्वागत है। परंतु अगर नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ एक अभियान भी शुरू करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। फिर से मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ हैं और आपके आने वाले जीवन को सुगम और सुनिश्चित बनाने के लिए मेरे से यथासंभव हर प्रयास मैं करूंगा। इतनी बात कर मेरी बात को समाप्त करना। इसमें विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान जारी है। इस बीच सीएम चेहरे के तौर पर दावेदार माने जा रहे उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को सीधे मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं करना चाहिए, सीटों का बंटवारा अभी बाकी है। ये गलत इंफॉर्मेशन है। आज भी महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग के बारे में बैठक है और मैं आपको बार बार कहता हूं, जो मीडिया में खबरें चल रही है कि मुंबई के बारे में 5 सीटों के बारे में 6 सीट, ऐसा कोई नहीं है। हर सीट पर हम चर्चा करते हैं और जो सीट जो पार्टी जीतेगी उनके साथ वो सीट जाती है। कोई सीट पर मतभेद नहीं। अगर कोई 1-2 सीट पर होता है तो हम वापस बैठेंगे। जो हमारे हाईकमांड है 3 पार्टी के, वो एक साथ बैठेंगे। तिरुपति मंदिर में प्रसाद तैयार करते समय बीफ का फैट और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तिरुपति मंदिर के प्रसाद की जांच को लेकर जो रिपोर्ट आई उसमें इसकी पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के समय तिरुपति मंदिर के प्रसाद को तैयार करते समय घी की जगह जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया गया था। उनके इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए मंदिर से प्रसाद के सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया था। अब इससे जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है। इसी रिपोर्ट में जानवरों को फैट के इस्तेमाल करने की बात निकल कर सामने। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेरा का बयान सामने आया है। देखिए, वाईएसआरसीपी की सरकार का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को रहा जब तक वो वहां सरकार में थे। सिर्फ एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट निकालकर हम सबके मन को इतना व्यथित करने से अच्छा है या अच्छा होता कि सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते। अभी क्या हो रहा है, हम सब परेशान, हम सब जो भक्त हैं भगवान तिरुपति के, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो और इस दौरान जो समय आप दे रहे हैं, नई नई थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उससे किसको लाभ है? बीजेपी के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में कहा है कि 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देगा। एक न्यूज एजेंसी ने जो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है उसमें ककरवरी से विधायक राणे मराठा में कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दो, उसके बाद तो अपनी ताकत दिखाना, हम अपनी ताकत दिखाते हैं। देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इससे दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई है। सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा फिलहाल
कांग्रेस नेतृत्व से खफा हैं। आज सूत्रों ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा वाले गुट को तवज्जो दिए जाने से नाखुश हैं। कुमारी शैलजा हफ्ते भर से हरियाणा में कांग्रेस के प्रचार अभियान में नजर नहीं आ रही हैं। उनसे जुड़े करीबी सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि ऐसा लग रहा है कि केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव कराया जा रहा है, जबकि लंबे समय से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है और पार्टी में गुटबाजी के आरोपों के भी सिरे से खारिज कर दिया है। एक हिंदी अखबार को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, हालांकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी दावेदार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस पर जवाब आया, कांग्रेस की पद्धति है एमएलए बनेंगे, जिसका ओपिनियन जाना जाएगा, कांग्रेस हाईकमान उसके बाद फैसला लेगा। मैं भी दावेदार हूँ, इसीलिए तो चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी बोले कि दावेदार और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एमएलए ही मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस में गुटबाजी से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने बताया कि गुटबाजी तो हमारे यहाँ नहीं है। 2500 आवेदकों में से 20 खड़े हो गए हैं, जिनमें से 2-4 ही प्रमुख हैं। अब 20 रह गए हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब भाजपा को देखिए कि वहाँ क्या स्थिति है। अनिल विज साहब कुछ कह रहे हैं और राव इंद्रजीत कुछ और ही बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अपने अमेरिका दौरे से वापस लौट आए। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से अमेरिका में सड़क निर्माण की तकनीक, पुल निर्माण की तकनीक, सड़क डिवाइडर निर्माण की तकनीक, इन सब तकनीकी चीज़ों का अध्ययन करने में वहां गया था। आगे कहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में वो तकनीक छत्तीसगढ़ के अनुकूल होंगी, लाभदायक होंगी, उनका प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। पुल पुड़िया निर्माण की तकनीक, रोड डिवाइडर के निर्माण की तकनीक, इन सब तकनीकी चीजों का अध्ययन वहां किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो तकनीक छत्तीसगढ़ के अनुकूल होगा, लाभदायक होगा, उसका उपयोग निश्चित रूप से करेंगे। कल मोदी जी का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस से सिर्फ पाकिस्तान खुश है। ये निश्चित रूप से स्पष्ट हो रहा है उन दोनों के घोषणा पत्र को देखकर, उन दोनों को बयान के देखकर ये स्पष्ट है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से एक एक्सीडेंट के रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो सामने आई है, जहां गोल्फ कोर्स रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी ने एक हाई स्पीड बाइकर की जान ले ली। ये घटना 15 सितंबर की है, लेकिन एक्सीडेंट का ये दिल दहला देने वाला वीडियो अब सामने आया है। दरअसल रविवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक बाइक सवार स्पीड में बाइक से जा रहा था, जहां गलत दिशा से आ रही एसयूवी से उसकी ज़बरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में हाई स्पीड बाइकर की वहीं मौत हो गई। मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया, उसको क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया, क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा। बस मुझे यही बोलना है कि भाई मेरा बच्चा जो हमारा परिवार चला, हमें हमारे बीमार माँ बाप की सेवा करता, छोटी बहन को पालता, हमारे पालने वाला हमारा बच्चा चला गया और पुलिस क्यों नहीं हेल्प कर रही है हमारी, क्यों नहीं हेल्प कर रही। और मुझे कुछ नहीं और कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 4 महीने तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगी तो मैं दिल्ली वासियों की रक्षा करूंगी। मैं वादा करती हूं कि हम दिल्ली वालों के बिजली बिल नहीं बढ़ने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है, 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने
118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि भारत की संरचना संविधान में लिखित है। राज्य में विधानसभा को समय से पहले भंग करना जनता के अधिकार की खिलाफत होगी। ऐसे में कार्यकाल को बदलना संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन ये अभी आगे नहीं हो सकता है। भारत की मूल संरचना संविधान में लिखित है और मैं समझता हूं कि राज्य में विधानसभा से पहले समय से पहले भंग करना जनता के जनाधिकार का खिलाफत होगा। दूसरी बात, संविधान द्वारा संसद में राज्य विधानसभा के लिए एक निश्चित कार्यकाल अनुच्छेद 83 व 172 निर्धारित है। ऐसे में कार्यकाल को बदलना संविधान के मूल संरचना के खिलाफ होगा। भारतीय संघवाद को यह कमजोर करता है। एक साथ चुनावी प्रक्रिया के निष्पक्षता पर असर डालेगा। साथ ही साथ अगर विधानसभा हो, लोकसभा हो, अगर त्रिशंकु संसद यानी विधानसभा के समस्या से निपटने में असमर्था होगी, तो मैं समझता हूं कि ये संविधान के मूल संरचना के खिलाफ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन। वहीं आरएसएस के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनके पास शिक्षा नहीं है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किस तरह से उन्होंने और उनके बेटे ने अनुसूचित जाति से होने के बावजूद कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद शिक्षा प्राप्त की है। ये उल्टी बात है, चूंकि वो पढ़े नहीं हैं, इसलिए पढ़ाई का मर्म क्या जाने। हम लोग शेड्यूल कास्ट के सबसे नीचे तबके के लोग हैं। हम लोग को पढ़ाई जानने में हम लोग को दिक्कत होती थी, भूखे बिहार से पढ़ते थे। अपने मेरिट से मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएशन किया। उसी प्रकार से मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेट किया है, पीएचडी किया है, आज प्रोफेसर रह गया कॉलेज में। तो आरएसएस से का क्या सवाल है? आरएसएस एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो उसके पल्ले में हम नहीं हैं, लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट और फिर वॉकी टॉकी विस्फोट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हिजबुल्लाह के आंतरिक सैन्य खुफिया दस्तावेज में बताया गया है कि संचार उपकरणों में हुए विस्फोट में 879 हिजबुल्लाह के सदस्य मारे गए हैं। इनमें से 131 ईरानी, 89 यमनवासी शामिल हैं। इन मौतों में हिजबुल्लाह के 291 वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हुई है, जबकि खुले तौर पर हिजबुल्लाह ने कहा है कि संचार संसाधनों में हुए विस्फोट से संगठन का बड़ा नुकसान हुआ है। शुरुआती तौर पर आए आंकड़ों में बताया गया था कि पेजर ब्लास्ट में करीब 9 लोगों की मौत हुई है और 3000 लोग घायल हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के खुफिया दस्तावेज से जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो चौंकाने वाली है। एक साथ 879 हिजबुल्लाह सदस्यों का मारा जाना संगठन के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी भी दी है कि उसने सभी रेड लाइन को पार कर लिया है। इन हमलों के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को धमकी मिलने के बाद अमेरिका भी सक्रिय हो गया है। अमेरिका ने कहा कि मध्य पूर्व में भारी संख्या में उसके सैनिक तैनात हैं। जरूरत पड़ी तो अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। इसके साथ ही इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान में जमकर बम बरसाया। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने वाला था, इसलिए हिजबुल्लाह के हमले से पहले ही आतंकी संगठन के बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।